खुशामदीद नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम सुबह हिदायत में, और प्रोग्राम के इस हिस्से में आप बात कर सकते हैं जो पहले सेगमेंट गुजरे हैं उस पर, और जो इस हिस्से का हमारा टॉपिक है गुज़श्ता कई दिनों से जो साना मस्त होंगे उस पर बात हो रही है। लेकिन कल शाम को एक मुआहदा हुआ है और या यकीन दहानी कराई गई है हुकूमत की तरफ से कि ऑपरेशन भी होगा, और मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद आप इस तमाम मसले को किस अंदाज में देख रहे हैं। टॉपिक का उन्वान यही है कि हुकूमत को एक और मौका, और इस पर आप बात कर सकते हैं कि ये मौका दिया जाना किस हद तक जो है वो हमारे मुफाद में होगा, और खुदा न खास्ता कहीं ये एक और धोखा तो नहीं, तो इस पर भी आप ज़रूर बात कीजिएगा। बिल्कुल, मौका तो दिया है। अब देखें कि सुबह हम खबरें तो देख रहे हैं कि जी ऑपरेशन शुरू किया है बलूचिस्तान में जी। अब उसका देखते हैं कि वो कितने परसेंट खालिसतन ऑपरेशन है या सिर्फ दिखाने के लिए ऑपरेशन हो रहा है। अभी ये भी तो हमें नहीं पता ना, जब तक हमें पता नहीं चलेगा। और वैसे भी अल्लामा नासिर अब्बास फरमा चुके हैं ये कि अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं हुए तो फिर लॉन्ग मार्च जो है वो इस्लामाबाद तक जाएगा, वहाँ तक धरना करेंगे। बिल्कुल सही। और एक ये होता है कि बाज़ इश्यूज़, बाज़ हालात में जो लोग हैं उनको मोटिवेट करना काफ़ी आसान होता है। सियासी तंजीमों की तरफ से, एशिया तंजीमों की तरफ से कायदीन के लिए बहुत ज़रा आसान होता है, क्योंकि इस वक्त जो हमें हौसला दिया था, ये एक ताकत जो मिली थी, वो शोधा के वरसा ने ताकत दी थी। अब नेक्स्ट टाइम अब किस अंदाज में, पहले तो क्या हम इंतज़ार करेंगे कि अगर अब दोबारा खुदा न खास्ता 50-60 लाशें हमें दोबारा मिलेंगी तो तब कहीं जाके हमें वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, या हम सियासी तौर पे इतना मजबूर हैं। पहले अगर हम धरनों की बात करते हैं इस्लामाबाद में या कहीं भी, तो हम कितने ज़्यादा अपनी क़ियादत का कहा मानते हैं या उनकी कॉल पे लब्बैक कहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमने ज़रूर गौर में रखनी है। शायद कॉलर है हमारे साथ, फिलहाल कॉलर अच्छा, नहीं। बात है ये फारूक भाई कि देखें, आप जो कह रहे हैं कि शायद कोई ऐसा ब्लास्ट हो तब हम ऐसा करें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो बॉडी लैंग्वेज है क़यादत की, उससे ऐसा लगता है कि मुझे नहीं लगता कि किसी ब्लास्ट का इंतजार करेंगे। अगर वाकई मुतालबात नहीं मानेगा या कोई हमें 100% रिजल्ट नहीं मिला गया तो ये क़यादत कुछ ना कुछ करेगी। बिल्कुल, अल्लाह करे ऐसा हो, और क़यादत के कहने पे हम सब वैसे ही बाहर निकले। लीजिए, कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फारूक भाई, उस्मा बेटी मखसूस हैं, सीट बोल रहा हूँ वाटफोर्ड से। जी, बहुत शुक्रिया शाह साहब। वज़ीर आज़म साहब ने वज़ीर दाखिला और चौधरी इंसाली साहब और जनाब परवेज रशीद साहब को भेजा था। अगर खतरा के पेश नज़र ऐसा था तो उनकी जानिब भी उतनी कीमती जितनी वज़ीर आज़म की। बहरहाल चौधरी निसार अली साहब को शायद वो अली के नाम लेवाओं पर निसार करना चाहते थे। एनीवे, मामला हल हो गया। गुज़श्ता साहब पहले अब्दुल खालिक हज़ारा साहब ने ऐलान किया, बाद में राजा नासिर अब्बास साहब ने। ये यकीन दहानी चाहिए कि एक्शन होगा। इस दफ़ा ज़बानी कलामी बात नहीं होगी, महज बातें और तिफल तसलियाँ काबिल कबूल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मामला ख़त्म होगा। जनाब वज़ीर आज़म ने जिम्मेदारी का सबूत दिया है। अगर आर्मी चीफ को ये बावर कराया गया हो कि वो सिर्फ हाँ में हाँ मिलाकर वक्ती तौर पर टाल मटोल करा दें और शियों को चकमा दे दें, तो फौज अपनी क्रेडिबिलिटी अवाम की नजरों में खो देगी। मैं नहीं समझता हूँ किसी सूरत भी कि आर्मी चीफ इस कदर सोच रखते हों। इतनी निचली सतह की सोच उनकी नहीं होना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए आर्मी और अवाम में दूरियां पैदा हो जाएंगी। अगर गुफ्तो शनीद हम जो भी मामला निकला उसका अंदाजा वो कर सकते होंगे। राजा नासिर अब्बास साहब ने कहा कि अगर माहिदा की पासदारी न हुई तो हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे। हम शिया कौम उनकी किसी वक्त और किसी मौका पर काल पर लब्बैक कहने को तैयार हैं। नेल्सन मंडेला जब तकरीर करते गिरफ्तार हुए थे, 29 साल बाद रहा हुए, तो उसी जगह जा पहुंचे और कहने लगे हाँ जैसा कि मैं बात कर रहा था। तो हमारा भी ये सिलसिला होगा आइंदा। अगर खुदा ना खास्ता, खुदा ना करे कि आइंदा कोई ऐसा वाक़या हो, लेकिन अगर 10 वाक़यात भी हो जाए ना, तो बात यही से शुरू होगी। ये मस्तूंग वाला ये पैक्ट, ये मुआहिदा, इससे बात शुरू होगी। हम राजा नासिर अब्बास साहब की हर काल पर लब्बैक कहने को तैयार है। हर कोई सोच सकता है कि अब शेर आया वाला ढोंग नहीं चलता। माहिदा की पासदारी न हुई तो हालात बहुत खराब हो सकते हैं। आप देखते हैं कि 10 फरवरी को मर्दमशुमारी समेत मुर्दा शुमारी का मामला भी ज़ेर बहस आएगा। मियां साहब ने उस वक्त इजलास बुला लिया है। इस वक्त भी एफसी और पुलिस का ऑपरेशन जारी है।
مطلب یہ ہے کہ حالات کنٹرول کرنے سے شاید فوج کا آپریشن ناگزیر ہوا تو ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے حجت تمام ہونا چاہیے. لگتا ہے میاں صاحب کو حالات کا ادراک ہو گیا ہے، اللہ کرے ایسا ہی ہو. ہماری امیدیں اسی سے ہیں. ہم پاکستان میں کسی انارکی، کسی افراتفری، کسی شدت پسندی اور کسی جانی نقصان کو کے حق میں نہیں ہیں. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ شیعہ ہو، سنی ہو، کوئی بھی ہو، احمدی ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی بے گناہ مارا جائے. اب بہت ہو چکا، اور جب بھی بات شروع ہوگی یہیں سے شروع ہوگی. یہ ایک مائل سٹون ہے. آپ اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیں اور یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس نازک وقت میں ان حالات سے محفوظ اور معمون رکھے. بہت شکریہ شاہ صاحب. اور اس چیز کا بھی شکریہ، آپ وہاں دھرنے میں بھی شامل تھے لندن میں. جو لوگ بھی گئے ہیں، جہاں بھی دھرنے دیے گئے ہیں دنیا بھر میں، جو لوگ گئے ہیں ان سب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے قوم کے لیے یہ آواز بلند کی ہے. اچھا، کافی شاہ صاحب آپٹیمسٹک ہیں، کافی حوصلہ مند بات کر رہے ہیں نواز شریف سے متعلق، لیکن وہی بات کہ لوگ جو ہیں وہ یا افراد اپنے وعدوں سے، پاسٹ ان کا سب کے سامنے کھلا ہوتا ہے. تو یہی نواز شریف صاحب تھے. پہلے تو جب وہ باہر نکالے گئے، جدہ گئے، وہ کہتے تھے معاہدہ میں نے کیا ہی نہیں ہے. پھر کہا 10 سال کا تھا کہ 5 سال کا، اس پہ کافی بحث رہی، اور پھر کہا گیا کہ 5 سال کا معاہدہ کیا ہے. پچھلی حکومت زرداری صاحب کے بھی معاہدے، وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن و حدیث نہیں ہوتی. ان کی آپس میں جو ڈیلنگ ہے معاہدوں کی دوسرے ممالک کے ساتھ، ان سے ہم تھوڑا سا ان کی جھلک ضرور نظر آتی ہے کہ بھائی ان کے معاملات کیا ہیں. ہاں، میں کسی چیز خریدتا ہوں نا کسی بھی بندے سے، تو میں چیک کروں گا کہ بھائی اس کا لین دین، اس کا معاملات کیا ہے، کہ یہ لوگوں کے ساتھ اس کی ڈیلنگ کیا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے ان پر اعتماد کیا ہے، لیکن ان کا پاسٹ بہت ہی بھیانک ہے. تو یہ دیکھنے کی بات ہے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم فروغ بھائی. جی وعلیکم السلام نقوی صاحب. شکریہ. آپ کو بھی سلام ہو. بہت شکریہ. وعلیکم السلام. فروغ بھائی، کل کا جو سارا سلسلہ ہوا، جو دھرنے ہوئے، اس میں ایک پازیٹیو چیز تو یہ دیکھی گئی ہے کہ ان دھرنوں نے سوئی ہوئی حکومت کو جگانے میں جو کوشش کی تھی اس میں وہ 90% تو کامیاب ہوئے ہیں. جو حکومت سو گئی تھی اس کو جگایا گیا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ حکومت جو جاگی ہے، کیا یہ وقتی طور پہ جاگی ہے، یا وقت ٹالنے کے لیے جاگی ہے، یا شوگر کوٹڈ گولی دینے کے لیے جاگی ہے. کیونکہ مراسم تو وہاں ہی جا کے ختم ہوتے ہیں، جو ان کے پیچھے جو ان کی ڈوری ہلانے والے ہیں بیٹھے تو وہی ہیں، وہی ان کی ڈوری پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتلیوں کی طرح نچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کریں گے. لیکن بات صرف اتنی ہے کہ جب تک، میں حیرانگی اس بات کی فروغ بھائی، اس پہ آپ بھی میرے خیال میں میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ جب تک فوج نے کوئی اپنا قدم نہیں اٹھایا حکومت خاموش تھی. حکومت ڈر رہی تھی، حکومت دہشت گردوں سے بھیک مانگ رہی تھی کہ خدارا ہمارے نون لیگ والوں کو کچھ نہ کہو، باقی جو کرنا ہے کرتے رہو. لیکن جب پاک فوج نے اپنا قدم اٹھایا، پاک فوج نے جب یہ دیکھا کہ حکومت تو جو ہے وہ تو کچھ نہیں کری، تو جب پاک فوج اٹھی تو پھر حکومت نے بھی کہا کہ ابھی ہم ان کے ساتھ ہیں. یعنی ہمیشہ پیچھے کھڑے ہو کے قدم اٹھایا ہے. آگے یا افتخار چودھری رہا ہے یا پھر فوج آگے آئی ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ پھر بھی چلو، پاک فوج ہماری فوج ہے، پاک فوج بھی زخمی ہے، اس کے بھی 5000 شہید ہو چکے ہیں، تو وہ فوج زخم اٹھا کے اٹھی ہے. تو فوج کے ساتھ ہمارا ساتھ ہمیشہ رہا ہے اور رہے گا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی فوج کے ساتھ قربانیاں دینے کے لیے ہم تیار ہیں. لیکن جہاں تک حکومت کا تعلق ہے تو ایک چھوٹی سی بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ جب کوئی دہشت گرد ملک پہ حملہ کرتا ہے، لوگوں کو مارتا ہے ملک کے، تو کیا اس سے ملک کو خطرہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اگر ملک کو خطرہ ہوتا ہے تو حکومت خاموش ہے، اور جب کوئی میمو گیٹ ہوتا ہے تو اس وقت حکومت کو خطرہ ہوتا ہے، اس میں کوئی آدمی نہیں مرتا تو وزیر اعظم کالا کوٹ پہن کے عدالت میں کھڑا ہو جاتا ہے اور جانے کے لیے تیار ہوتا ہے، اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے. تو جہاں خطرہ عوام کا نہیں ہے وہاں وزیر اعظم چلا جاتا ہے، اور جہاں لوگ مر رہے ہیں، لوگ شہید ہو رہے ہیں، خون بہ رہا ہے، وہاں وزیر اعظم کے پاس ٹائم نہیں، 40 گھنٹے کے لیے ٹائم نہیں ہے. بہرحال دیر آئے درست آئے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ حکومت کیا کرتی ہے.
اب آپ کہیں گے جی پہلے دور میں بھی تو لوگوں نے وعدہ کیا، پہلے دور میں کیا، لیکن پہلے دور کے لوگوں نے جو وعدے کیے تھے وہ مارے ہوئے تھے، ان کو مارا جا رہا تھا، ان کے ساتھ طالبان کا مقابلہ تھا، اس لیے وہ سامنے کھڑے ہوئے اور آج تک کھڑے ہیں. لیکن آج کی حکومت ان کے ساتھ ہے طالبان کے، اور ان کا ساتھ دے رہی ہے. اس میں اور پہلی حکومت میں یہی فرق ہے. یہ ذرا سے دیکھ سوچ کے آپ بتا لیں، پھر آپ کو پتا چلے گا. ہاں اب یہ ہوگا کہ ہم پاکستان کے عوام 18 کروڑ عوام نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ حکومت کچھ کرے یا نہ کرے، لیکن 18 کروڑ عوام جو ہے وہ طالبان کے سامنے دیوار بن جائیں گے اور پاکستان کو بچائیں گے. حکومت نہیں بچاتی تو نہ بچائے، لیکن پاکستان کے عوام 18 کروڑ عوام پاکستان کو بچانے کے لیے اپنی جانیں بھی دیں گے اور پاکستان کی حفاظت بھی کریں گے، کیونکہ پاکستان کے عوام نے پاکستان میں رہنا ہے اور پاکستان کو بچانا ہے. انہوں نے چلے جانا ہے اپنے وقت پاس کر کے، ان کے سارے ذریعے باہر ہیں، یہ باہر چلے جائیں گے، لیکن پاکستان کے عوام پاکستان میں رہیں گے اور انشاءاللہ پاکستان کو بچائیں گے. پاکستان کو کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا جب تک کہ 18 کروڑ عوام زندہ ہیں، ان کے ضمیر زندہ ہیں، تو یہ پاکستان کو کسی طور پہ بھی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے. تھینک یو جی، مہربانی. بہت شکریہ نقوی صاحب لاسکو سے. جی آپ کچھ کہیں گے؟ میں کیا کہوں گی، میں فرق انہوں نے بتایا، اچھا فرق ہے کہ یہ ساتھ ہیں، وہ ساتھ نہیں تھے جب ان کی بیٹنگ تھی. انہوں نے کیا کیا، اور وکٹم کو زیادہ کچھ کرنا چاہیے تھا. وہ ظاہر ہے اگر وہ ان کا مقابلہ تھا، ظاہر ہے بہت بڑا نقصان ہوا تھا ان کی قائد کا، تو ان کو اور زیادہ، بلکہ پہلے سال ہی ان کا تہس نہس کر دینا چاہیے تھا. ان کو تو بالکل مطلب یہ تو ان کے ساتھ ہے نا، ریزن ہے کہ بھئی ان کے ساتھ ہیں، دوست ہیں. وہ تو دوست بھی نہیں تھے، پھر کیا کیا؟ ان کے پاس تو 5 سال تھے، ان کی پوری بیٹنگ ان کے پاس تھی. بالکل صحیح. اچھا ایک تھوڑا سا انہوں نے مثبت دیکھا ہے کہ 90% جو ہے سوئی حکومت جاگی ہے، تو اس پر ناظرین آپ کتنا اتفاق کریں گے؟ اچھا ایک پہلو مجھے یہ دیکھیں، اس حکومت نے کس انداز میں اس معاملے کو ڈیل کیا ہے. چودھری نثار وہ ہر معاملے میں جاتے ہیں، یا ان کی کتنی سہ ہے، وہ اسلام آباد میں آپ نے دیکھ لیا کہ سکندر والا معاملہ انہوں نے کس انداز میں حل کیا، یا ان کے پاس کتنی طاقت ہے. پرویز رشید صاحب وہ وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے بولنا ہوتا ہے، کہیں بھی وہ جا سکتے ہیں. بلوچستان میں جب اسمبلی کے الیکشن تھے، کیمپین میں، بلکہ ہر معاملے میں نواز شریف کے بعد جو اگر وہ نہیں جا پائیں تو ایک اور شخصیت ہے شہباز شریف کی. وہ ہم وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے طور پہ نہیں لیتے، وہ شہباز شریف چین سے معاہدہ کرنا وہ کرتے ہیں، ترکی سے کرنا وہ کرتے ہیں، ہر جگہ جاتے ہیں. ایون بلوچستان میں جب کیمپین تھی اس نون لیگ کی تو وہ گئے تھے. نواز شریف نہ جا پائیں یا ان کی مصروفیات ہوں گی، تو اس وقت وہ شہباز شریف صاحب کو، کیونکہ ہر چیز کے وہ وائس ہیں، تو وہ کیوں نہیں گئے؟ ان کی فیملی میں سے کوئی بندہ، حمزہ شریف کیوں نہیں گیا، جو ان کے پاس سب کے پاس جو پاور ہے؟ تو یہاں پر ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے کہ جن لوگوں کو بھیجا گیا ہے وہ ایک عام انداز میں انہوں نے وہ لیپا پوتی کر کے آئے ہیں، لیکن پھر بھی اگر ہماری عوامیت چاہ رہی ہے اور ہوتا ہے، امید ہے کہ شاید انہوں نے پتہ نہیں کتنی وعدے اور تسلیاں دی ہوں، اس پہ اعتماد کرنا چاہیے. اگر آپ کو کوئی اعتماد میں چانس ان کو بھی دینا چاہیے. اور یہ سب سے بڑا حق ان کا ہے جن کے شہید ہوئے ہیں، جن کے گھروں سے جو ہے وہ گھر کے گھر اجڑ گیا. اگر انہوں نے معاف کر دیا یا انہوں نے ٹائم دیا ہے تو ہم اس پر کوئی نہیں ہوتے، لیکن یہ جو ان کی کھیل ہیں یا جو ان کے حربے ہیں، اس پر ہم ضرور بات کر سکتے کہ آج میاں شہباز شریف صاحب کہاں تھے، کیونکہ ہر معاملے وہ جاتے ہیں. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی فی الحال کالر نہیں ہے. تو یہی بات ہے کہ جو اس حکومت کے حربے ہیں اور دھرنے کے اتنے عرصے بعد اگر وہ جانا ہی تھا تو کیا مسائل تھے؟ ہمیں کیوں اتنا انتظار کرواتے ہیں، یا ہمیں کیوں اتنا زیادہ پوری دنیا میں ایک ان پر لان تان جب شروع ہو جاتی ہے؟ ظاہر ہے جہاں جہاں ایمبیسیز میں ہم جاتے ہیں، جہاں پورے ملک میں، بیلجیم اور یہاں لندن میں، برمنگم میں، امریکہ میں، ہر جگہ دھرنے ہوئے، پورے پاکستان میں دھرنے ہوئے، تو اس کے بعد کہیں جا کے 40-50 گھنٹوں کے بعد یہ 2 شخصیات گئی ہیں. اور پھر اس میں بھی کتنا دم ہے، کتنی گرفتاریاں ہوئی. ابھی مجھے کوئی، یہ سامنے لائیو چینل، نیوز چینل ہے، کوئی بھی ایک بندے کی گرفتاری سے متعلق نہیں ہے. یا جو 300-400 بندہ جن کو سزائے موت دینی ہے، ایک کو بھی اگر موت کی سزا دے دیں تو شاید ہمیں تھوڑا سا ایک پلس پوائنٹ یا تھوڑا سا مثبت پہلو نظر آئے کہ واقعی آغاز ہوا ہے. آغاز ہی نہیں ہوگا، ایک ملبہ لگا ہے، ڈھیر ہے گند کا، اس میں سے ایک ہم نے بھی گند کی ایک چھوٹی سی چیز بھی نہیں نکالی، تو ہم کیا کہیں گے کہ اس میں اب خوشبو آنا شروع ہو جائے گی. فاروق بھائی، اور دیکھیں عوام جو ہے، عام انسان جو ہے، عام آدمی یا عوام جو ہے، جو کوئی کام کرتا ہے، کارکردگی کرتا ہے تو اس کو سراہتا ہے.
ठीक है ना। बातें तो सभी करते हैं, मैं भी यहाँ बैठ के बातें करती हूँ जी, तालिबान ये तालिबान वो, आप भी करते हैं, कॉलर्स भी करते हैं, सारी दुनिया करती है। बात है कि जो काम आप करेंगे हमें नजर आएगा तो हम आपकी बात करेंगे ना, हमें आपसे कोई ज्यादा दुश्मनी तो नहीं है। और शायद हम इसी इंतजार में बढ़ के हम करेंगे। हमें बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे कि उन्होंने हमें तो देख लिया कि अब ये हफ्ता इबादत में कोई एक बंदा शामिल हुआ है, हमने उनको इतना ज़्यादा खुश आमदीद कहा है। एक शिया तंजीम सुन्नी उलमा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो रहनुमा हामिद रज़ा साहब जो हैं वो आए, साहबजादा हामिद रज़ा साहब, तो वो आए तो हमने उनको तो कितना ज़्यादा अप्रिशिएट किया, सर पे बिठाया, और वो हमारे लिए बहुत ही मोहतरम है। थोड़ा सा भी हमें प्लस पॉइंट नज़र आता है, हम तो उससे कई गुना लगा के ना हम खुश होते हैं या मुतमईन हो जाते हैं। यहाँ पर तो वारे ही नहीं आ रहे हैं कि जो सारे जो उनके जिनके पास पावर्स हैं वो कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं। चौधरी जिसार साहब को भेजा है और वो कुछ मुआहदा करके आए हैं। अब देखते हैं उसकी असरात अब आने वाले दिनों में पता चलेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई, मैं कनाडा से सैदा अंजुम बात कर रही हूँ। बहुत देर में बड़ी मुश्किलों से कॉल मिली है, कल भी मेरा और अक्सर होल्ड पे रह जाता है और लाइन नहीं मिल पाती। जी आप बहुत से आज बात करें। अफराज देखे और कॉल करना चाहिए मगर बात ना हो सकी। मगर फिर भी आज और कल मैं एक बहुत अहम टॉपिक पे आपसे मैसेज देना चाहती थी जी। अपने तमाम मोमिनीन को कि जो अभी इतना बड़ा कोयटा का सानिया हुआ, तमाम मज़ाकरात होते हैं मगर क्या उन ज़ायरीन के लिए कोई ठोस इकदाम किया गया जो कि कोयटा से ईरान जाते हैं और अपनी जानें गंवाते हैं? तो फारूक भाई, कतरे कतरे से समंदर बनता है। मेरे इदारे में मेरे इतने मेंबर नहीं है मगर मैं ये तमाम मोमिनीन को के लिए ये कहना चाहती हूँ और उनको इस अजर में दावत देना चाहती हूँ कि जो हम अभी तक जो लोगों को ज़ियारत पे भेजते थे, हमने 40 मोमिन 2.5 साल में हर महीने कुरानदाजी के जरिए भेजे। कोयटा के लिए हमारा स्पेशल पैकेज है जो उसमें हमें जैसे ही नाम मिलेंगे हम एक मोमिन को फ्री टिकट जो है वो ईरान तक का देंगे, ज़ाहिदान तक का, यानी कि कराची से फ्लाइट जाती है कोयटा से, जहाँ से भी जाएगी हम वो देंगे। अगर ये मोमिनीन हमारा साथ दें, हजारों मोमिन जा सकते हैं उनके $10 से। लोग ये कह के छुड़ाते हैं कि पहले उनको खाने की जरूरत है, नहीं सॉरी, लोग ये कहते हैं कि जी हम पहले खुद तो हो ही आए फिर हम दूसरों के लिए देखेंगे। तो मैं दिल में ये सोच के रह जाती हूँ कि कितने खुदगर्जी है कि एक $10 में एक मोमिन जा रहा है। ये उस लज्जत से आशना नहीं कि एक मोमिन को ज़ाहिर इमाम ज़ियारत पे भेजना कितना बड़ा अजर सवाब है। और जो मोमिन ये कहते हैं कि उनको खाने की जरूरत है, बेशक खाने की जरूरत है, हर इंसान उनको यहाँ पे बाहर जो मोमिन है वो सपोर्ट कर रहे हैं मगर 50 से ज्यादा ही बाहर से जाता है। ये $10 सिर्फ आपको अपने नफ्स पे काबू करना है और अपने पिज्जा ना खिलाएं, बच्चे को टॉय ना दिलाएं और एक मोमिन को भेज दें तो यकीन करें आप हजारों मोमिन जा सकते हैं। और पाकिस्तान में भी रह के साहिब हैसियत 10-10 हजार के जोड़े ना बनाएं, 1000 रुपया निकाल दें और वो मोमिन जो 10-10 दफा ज़ियारतों पे जाते हैं वो इस इदारे को अपने वो एक दफा ना जाए, एक दफा का पैसा दे दे, तब भी हजारों मोमिन जा सकते हैं। ठीक है बहन, मेरे इस मैसेज को बहुत अच्छा मैसेज आपका। से किसी जरिए से भी मोमिनों के नाम हासिल करके दे दे, जैसे ही मुझे नाम हासिल होंगे मैं ये सिलसिला शुरू करूंगी। कतरे कतरे से समंदर बनता है। मुझे उम्मीद है अगर इस इदारे की हेल्प लोगों ने की तो हजारों लाखों मोमिन जा सकेंगे। और जो मेरी हसरत है कि मैं बड़े बड़े जहाजों में हजारों लाखों को भेजूं, काश के वो जब वो मेरा ये काम जरूर होगा, मुझे उम्मीद है और मैं ये काम करती रहूंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू। खुदा हाफिज़। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़। सईदा अंजुम साहिबा कनाडा से आप शामिल हुई और आप इस हवाले से मदद करना चाहते हैं। अल्लाह ताला आपकी इस काम में मज़ीद बरकत डाले, आपको मज़ीद क़ुव्वत दे। और बहुत से ऐसे इश्यूज़, क्योंकि हमने अपनी तरफ जो हमारी ज़िम्मेदारी है शोधा के वरसा से मुताल्लिक़ क्या उनकी ज़रूरियात है, जिनके घर के घर जो कमाने वाले हैं, शायद वो आप फुटेज देख लें, कोई ऐसा घर हो कि जिसमें कोई जनाजा या जिनका अपना अजीज़ ना शहीद हुआ हो, तो उनकी हालत को बेहतर करना ये भी हम सारी कौम का फ़र्ज़ है। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
मुझे नहीं पूछना था कि वो अभी उस मोबाइल में वो जो वेट लॉस के लिए कुछ बताया था, वो अभी हमने थोड़ी देर के बाद टीवी खोला तो वो अभी बताएगी वेट लॉस। अच्छा, जो ड्रिंक आज बताया आपने है बताया। जी, मैं बिल्कुल प्रोग्राम के आखिर में आपको बताती हूँ। जी प्रोग्राम जी, के जरूर इख्तिताम आप पर आपको बताते हैं। बहन भी बताते हैं और खबरें भी सुना करें, आपका वेट जो है वो भी लूज होगा, सारी कौम का वेट लूज हो रहा है। जी बिल्कुल, अभी बताऊँ जी, बता दें अगर जी टाइम बिल्कुल। अगर स्लिम डाउन ड्रिंक बताया था कि अगर आप में बहुत ज़्यादा फैट है या आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो उसके लिए आपके लिए घर के लिए इंस्टेंट ड्रिंक है कि आप खाने से पहले आपको पीना है 1 कप फ्रेश जूस। आपने निकाला है ग्रेप फ्रूट, ऑरेंज या पाइनएप्पल, इन तीनों में से आपको जो पसंद है आप उसका फ्रेश जूस निकालें। 2 टीस्पून आपने उस पर एप्पल साइडर विनेगर डालना है और सिरका डालना है 2 टेबल स्पून, और फिर 1 टीस्पून जो है आपने शहद डालना है, हनी। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके हर खाने से पहले आप पिएं। विद इन अ वीक आपको जो है अपनी बॉडी में चेंज नज़र आएगा। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया बहन। कर लिया होगा बिल्कुल। और नाज़रीन, इस हवाले से भी आप बात कर सकते हैं कि हुकूमत को एक मौका दिया गया है या वो हमें धोखा देने में कामयाब हुए हैं, क्योंकि अभी तक जो इतलात हैं, कोई भी पाकिस्तान की सूरत हाल वैसी की वैसी, उल्टा कोयटा के करीब FC जो एहलकार है उन्हीं पर फायरिंग की गई है। तो इसका मतलब है जिसने बंदूक उठाने वाले हैं उनको कोई भी एक खौफ नहीं आया कि पता नहीं कल मुआहदा हुआ है, आज फोर्स कितने ज़्यादा उनमें ताकत होगी। अब FC के वो एहलकार बता रहे थे उनके पास एक हेलीकॉप्टर है 1984 का, उनके कहने के मुताबिक वो कह रहे हैं वो किसी वक्त भी गिर सकता है। उनके पास असला देख लें वो किस अंदाज का है, और जो दहशतगर्दों के पास हालात हैं वो किस अंदाज के हैं। उनकी इंटेलिजेंस हमारी देख लें और उनकी देखें, उनको पता होता है कितने बजे वो बस चलेगी, किस किस रूट से गुजरेगी और किस जगह पर उसे हिट करना है। तो ये हमें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा पैसा हम अपनी आलाइश सारी ये चीज़ों पे, इनके प्रोटोकॉल पे, हमारे वज़ीरों मशीरों पे लगाते हैं। तो ये हमारा जो सारा पैसा है बजट का, काश इस डिफेंस पे भी लगे तो ज़्यादा बेहतर। और ये जो ज़ायरीन की बात की है, ये कोई भी हुकूमत इसको लेके सीरियस कभी भी नहीं हुई। ज़ायरीन जाते हैं, ये हमारा खबर है, एक वाकया है। सिक्योरिटी दें। ये तो अब वो बैठ गए हैं तो इनको आना पड़ा है, वरना इनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं थी भाई। 40-50 चले दूर। हाँ, वो तो खुद कह रहे हैं ना, मौलाना समीउल हक ने कह दिया भाई, ये तो कह रहे हैं कि हमें बचाइएगा, और फिर अब वो कल कह रहे हैं कि हमने तो कोई टास्क ही नहीं दिया था। तो इस अंदाज में देखें इनके मामलात कैसे चल रहे हैं और हम इनसे मामलात कैसे चलाएंगे, ये बहुत बड़े दिल की बात है। देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। चलें, कॉल ड्रॉप हुई, दोबारा आ सकते हैं आप नाज़रीन। और बात यही देखने की है कि हम इनके साथ वो मामलात कैसे चलाएंगे। ये कितना ज़्यादा उन दहशत गर्दों का जो एक रोब है, दबदबा है, खौफ है, उससे निकल के वो हमारी बात कर सकेंगे। बेहिसी देखें कि किसी भी हुकूमत की, मैं हर हुकूमत को कहूँगी यहाँ बेहिसी देखें, जब पहली दफ़ा 5वां धमाका है ना, जब पहली दफ़ा बस में हुआ तभी आपको एक्शन लेना चाहिए था कि आखिर क्या वो सर्कमस्टेंसेस हैं, क्या वो हालात हैं जिनकी वजह से इस बस पे जो है वो धमाका हुआ, वहाँ पर तभी सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए थी। दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, मतलब कोई सीरियस ही नहीं हुआ इस चीज़ को लेके। जी हाँ, और जो भी सिक्योरिटी एहलकार बेचारे, उनको भी हम सलाम पेश करते हैं जो इस मकसद में अपनी जानें वो भी दे रहे हैं। तो उनके पास कोई ऐसे हालात नहीं होते, जैमर्स होने चाहिए कोई इस तरह के कि वो बम वगैरह उससे वो नकारा बना दे। अच्छा, ये जो भी धमाके किए और ख़ास तौर पे इस साने मसलूम में लश्कर जंगवी ने वो कबूल किया, लेकिन कल वज़ीर दाखिला साहब ने लफ्ज़ नहीं बोला कि लश्कर जंगवी की हम मजम्मत करते हैं या उनके कातलों को लश्कर जंगवी, ये पता नहीं कितने, कोई उर्दू के 1,00,000-2 लाख लफ्ज़ नहीं बनते कि उनके मुंह जुड़ जाता है, लेकिन वो खौफज़दा है, वो दिल जो है उनका या खौफज़दा है या वो कहते हैं कि ये हमारे अपने मौसम की हम बात कैसे करें। तो इस अंदाज़ में वो नाम लेने से घबराते हैं। तो फिर वो किस अंदाज़ में ऑपरेशन करेंगे। डॉक्टर अब्दुल मालिक जो कह रहे थे मस्तूम का रास्ता मैं महफूज नहीं कर सकता, आप फेरी के ज़रिए कराची से जाएं ईरान की तरफ, तो आज उनमें क्या ताकत आ जाएगी कि वो इस अंदाज में बेहतर हो जाए। चलें आप बात करें। जी, कॉलर है हमारे साथ, कॉलर है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कॉल ड्रॉप हो गई है। जी नाज़रीन, हम इसी पे बात कर रहे हैं और आप भी अपने ख्यालात का इज़हार कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर में हम दोबारा कॉल्स का सिलसिला शुरू करेंगे। ड्रॉप हो रही है कॉल और यही बात है कि अच्छा, ये शायद सिस्टम वगैरह कुछ जैम है हमारा, कुछ मैसेजेस भी आ रहे हैं हमारे, शायद ऑन एयर जाने में कुछ मसला है। तो ये अब हमारा मसला दोबारा सॉल्व
अभी कुछ सिस्टम जैम है, तो हम क्या वाइंड अप कर लें या क्या करें भाई? हमें थोड़ा, हमारी आवाज़ जा रही है। चलें, रेडियो आप काम करती रही हैं, मतलब हमारी आवाज़ जा रही है, तस्वीर नहीं जा रही? तस्वीर नहीं जा रही। और यानी आज मुझे रेडियो आज के लिए आप काम रेडियो करना है। के पूरा तजर्बा जो आपने किया है, तो आप उस पर दौड़ाएं कि तस्वीर नहीं जाए, आवाज़ पे आप सारा जो है गुस्सा निकालेंगे, क्या करना है? नहीं, मैं क्या गुस्सा निकालूं, आप भी बात करें। बात वही है, देखें ना, हमारी यही होती है हर हुकूमत से हमेशा यही, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि इंसाफ किया जाए। आया हम शिया हैं, आया हम सुन्नी हैं, आया हम कोई भी हैं, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हमारी जान और मालो सेहत की तो जिम्मेदारी हुकूमत ले ना। देखें, वो तो पोलियो जो पिलाने वाली जो खवातीन थी बेचारे, वो भी इंतज़ार में कि वो 250 के लिए वो जान देने को तैयार थी। तो इंसाफ की आपने बात की कि इंसाफ ज़रूर किया जाए। कोई भी मकतूल है, हम वो ईसाई के जो चर्च पे हमला हुआ था, उन पे भी जिन्होंने हमला किया है, उनके कातिलों को काफ़िर किरदार तक पहुंचाया और जाए। देखें, वही बात है कि हम तो पढ़ते हैं, हम मुसलमान हैं, हमें पता है कि जो जुल्म करेगा, खुदा ने जालिम पे लानत भेजी है। जो जुल्म करेगा वो इस दुनिया से जब तक उसकी सज़ा नहीं पालेगा वो इस दुनिया से नहीं जा सकता। तो खौफ खुदा हमारे दिलों में जो है वो ख़त्म हो गया है। मैं हैरान हूँ, नवाज शरीफ पे भी हैरान हूँ और पिछली हुकूमत पे भी हैरान थी। जो काम करेगा उस पर मैं सिर्फ इसलिए हैरान हूँ, क्या इनके सीनों में दिल नहीं है? क्या इनको एहसास नहीं है? क्या इनको नज़र नहीं आता? एक घर से जो हम देख रहे हैं, बहन भाई की मोहब्बत की तस्वीर हर जगह हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया में देख रहे हैं, उस भाई की बहन, 2 बहनें, उसकी माँ, उसकी नानी, एक ही घर से 4 मैयतें उठ गई। बिल्कुल, उस घर में बचा क्या? बिल्कुल सही। अच्छा, एक वो उस तस्वीर की आपने बात की, तो बिलावल भुट्टो और बख्तावर भुट्टो का भी बहुत अच्छा उसमें उन्होंने रिस्पांस दिया है कि उनको ये दुख या तकलीफ़ चले, किसी न किसी अंदाज में उनको ये महसूस हुआ है। और सबसे बढ़ के और कौन जान सकता है कि उनकी माँ भी दहशतगर्दी का निशाना बनी। तो बिलावल भुट्टो जरदारी के जो बयानात हैं, बेशक के कहा जाता है कि उनको उर्दू नहीं आती या उनकी पार्टी में किस अंदाज में वो आगे चल के संभालेंगे, लेकिन फिर भी दर्द दिल रखने के हवाले से हम उसकी कदर करते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी और बख्तावर भुट्टो जरदारी ने वो उन्हीं बच्चों की तस्वीर उठा के जो खुद बताया बहन भाई के प्यार से मुतालिक, तो एक अच्छा मैसेज गया, एक धारस बनी ज़रूर होगी कि जी हाँ, हमारे जो लीडर्स हैं या जिनके हम हमेशा नारे लगाते हैं, वो भी हमारे दुख दर्द को महसूस करते हैं। देखें, बिलावल भुट्टो से उम्मीदें हैं, बहुत हैं। जिस तरह से उसने तकरीरें दी हैं या जिस तरह से उसने तालिबान के खुल्लम खुल्ला अगेंस्ट बात की है, तो उससे उम्मीदें फ्यूचर में नज़र आ रही हैं कि आया ये आएगा तो शायद कुछ करे। बिल्कुल। और असल में मसला ये होता है, कुछ जो लीडर है, अब उनके वास्ता तो राजा परवेज़ अशरफ से ही पड़ेगा, गिलानी साहब को वो निकाल तो नहीं सकते। और जो पूरे मशीर कबीर थे जो पिछली गवर्नमेंट में जिन्होंने सत्यानाश किया है पीपल्स पार्टी का भी और अपने सारे पाकिस्तान का भी, उनकी पीपल्स पार्टी की भी साख वो उसी तरह की नहीं रही जो पहले थी। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब किस अंदाज में उसको टैकल करेंगे? वो एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी फारूक भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं? खैरियत है? उस्मान को भी मेरा सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं। अली भाई मैनचेस्टर से बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोगों की तस्वीर स्टिल है तो काइंडली जरा उनको कंट्रोल रूम को बता दें। जी, आप तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है? लाइव आवाज़ सुन रहे हैं आप? नहीं, आवाज़ भी नहीं आ रही है। अच्छा, आवाज़ भी नहीं आ रही है। तो जा क्या रहा है? सिर्फ तस्वीर कुछ भी नहीं, स्टिल होगी, फ्रीज होगी शायद। हाँ, फिर फ्रीज हो गई तो काइंडली जरा चेक करना। पिछले बार भी मैंने फिर आपको टेक्स्ट भी किया था। बिल्कुल सर, क्योंकि ये हमारी एक चैनल है जिसको देख के दिल खुश होता है और रूह की रज़ा है हमारी। और अल्लाह को जन्नत आदमी कामयाब और कामयाब रखे और हमारी दुआएं आप लोगों के साथ है। ठीक है, जज़ाकल्लाह अली भाई, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। तो लीजिए नाज़रीन, हम जो रिकॉर्डिंग हमारी हो रही उस रिकॉर्डिंग का हम इख्तिताम करते हैं और माज़रत चाहते हैं कि आप तक ये हमारी नशियात नहीं पहुंच रही। आखिर में आप कुछ कहेंगी? बिल्कुल, आखिर में यही कहेंगे, वाइंड अप कर रहे हैं। आखिर में यही कहेंगे कि फारूक भाई, मैं पहले भी मैं ये बात कह चुकी हूँ, आज फिर यही कहूँगी कि जब मैं जुल्म देखती हूँ, जहाँ पर भी जुल्म देखती हूँ, मुझे बहुत अफसोस होता है, दिल भी रोता है, लेकिन दिल को एक ढारस ज़रूर होती है। उम्मीद है रब्बुल इज़्ज़त से कि परवरदिगार आलम उसकी लाठी पे आवाज़ है कि जो भी जुल्म करेगा उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, चाहे वो जो भी। बिल्कुल सही। और खौफ खुदा होना चाहिए जुल्म करने वाले के लिए भी। अल्लाह ने पता नहीं कितना उनको मोहलत दे रखी है, तो इस मोहलत का वो भी फ़ायदा उठाएं। और एक बार फिर हम ताज़ियत पेश करते हैं जो भी हमारे शोहदा के वरसा हैं उनके साथ। बहुत हौसले की बात है कि एक घर से कई जनाजे उठें और वो लोग हमारे लिए हमारे हकूक़ को हासिल करने के लिए वो बैठे भी रहे
اور پھر اب ہم نے کس انداز میں ان تمام معاملات کو لے کے چلنا ہے. انشاءاللہ شہداء کا خون جو ہے وہ ہمیشہ رنگ لاتا ہے اور اس بار بھی رنگ لائے گا, اور ہمیں ضرور اس پر سوچنا ہوگا کہ ہماری جو کمیاں رہی ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں بار بار اس انداز میں دھوکہ دیا جاتا ہے, تو اس کمیوں کو ہم نے دور کرنا ہے. انشاءاللہ پھر نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.